हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज धीरज। स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बेटा, आज हम आए हैं एक टॉपिक को लेकर, वो है अपना केंद्रक। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हम सेल के सभी कंपोनेंट को बता दिए थे। ये केंद्रक बचा था जो हमने कहा था इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे आज हम कवर करेंगे। तो देखो बेटा, केंद्रक क्या होता है, इससे पहले हम सेल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इससे पहले हमने सेल के कंपोनेंट को पढ़ा था और उसके बीच में एक यन लिखा हुआ था, तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, केंद्रक कहते हैं इसे। अब ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। हालांकि यूकैरियोटिक सेल का ये सबसे बड़ा पार्ट है। जो ये केंद्रक होता है बेटा, ये यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे बड़ा अंग यही है। मतलब अगर आप कहो न्यूक्लियस को, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है बेटा? वो अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब हम न्यूक्लियस को भी बताएंगे और इसके जो प्रोकैरियोटिक जो बताया, प्रोकैरियोटिक में नहीं पता है। हालांकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में एक बार फिर से जब आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखो, रॉबर्ट हुक जो थे, आपको पता है कि उन्होंने कोशिका की खोज की थी। उन्हीं के नेम की तरफ से मिलता जुलता एक नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी बेटा? वो रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करके लिखा है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहते हैं, आपको पता ही है, और हिंदी में केंद्रक कहते हैं। अच्छा, ये केंद्रक शब्द जो आता है ना, अभी आप देखो, केंद्रक शब्द जब कहीं पर आता है साइंस में, बायोलॉजी में, जब कहीं पर केंद्रक शब्द आता है तो उसका कुछ अलग मीन्स होता है एज कम्पेयर टू अनदर बुक्स, लाइक जैसे फिजिक्स आपकी, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। इन सभी में क्या है, आपको केंद्रक, जो केंद्र लिखा जाता है, केंद्रक लिखा जाता है, तो डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसे होता है कि जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर केंद्रक लिखा है और ये आपका केंद्रक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई सेल को डिजाइन करो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सेल का डिजाइन करता हूँ और इसे मैं बताता हूँ ये एक सेल है। अगर मैं इसे सेल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे बोलता हूँ ये अपना न्यूक्लियस यानी अपना केंद्रक है। अब ये बताओ, केंद्रक का मतलब ये थोड़ी ना हो कि ये बीच में हुआ, ठीक है। बायोलॉजी में केंद्रक का मतलब बीच नहीं होता। केंद्र अगर कहीं पर बायोलॉजी में आएगा बेटा, तो उसका मतलब बीच में नहीं है, वो किनारे पर भी हो, लेकिन केंद्रक का मतलब यहाँ पर होता है मेन से। मेन जो होगा उसे ही केंद्रक कहा जाता है। अब देखो, केंद्र बायोलॉजी में उसे कहा जाएगा जो मेन होगा, वो चाहे कहाँ कहीं पर भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब एक केंद्रक जो देखो अपना ये पाया जाता है कोशिका के अंदर। इसका काम क्या होता है बेटा? इसका जो काम होता है, जो अपना केंद्रक होता है, ये क्या करता है? कंट्रोलर का काम करता है। इसका काम करता है बेटा, कंट्रोलर का काम करता है। किसका कंट्रोल करता है भाई? सेल के कंपोनेंट का। सेल के क्या करता है? कंपोनेंट ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। जब ये क्या करता है, जितने भी सेल के ऑर्गन है, मतलब जो भी सेल के अंग हैं छोटे छोटे जो होते हैं, अपना माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, अपना लाइसोसोम हुआ, अपना गाल्जी बॉडी हुआ, ये सभी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इसीलिए जो केंद्रक का दूसरा नाम दिया गया बेटा, ये कंट्रोलर भी इसे कहते हैं। सेल का कंट्रोलर होगा और दूसरा नाम इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का दिमाग इसे कहा जाता है। कोशिका का दिमाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, पूरे के पूरे जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल में, सभी के सभी सेल के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मान लो न्यूक्लियस यहाँ पर है, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी सारे अदर कंपोनेंट है, प्लाज्मिड वगैरह है। तो इन सभी को कौन कंट्रोल करने का वर्क करता है? वो कंट्रोल करता है अपने न्यूक्लियस। मतलब किसको क्या काम करना है ना, यही बताएगा। कि जैसे मान लो, ठीक है, घर में होता है ना, मैनेजर साहब होते हैं स्कूल में, तो वो सबको बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है। घर में होती है तो मम्मी बताती हैं या पापा बताते हैं कैसे काम करना होता है। तो घर के क्या है, वो मेन है ना, तो मेन जब बताते हैं सबको इसी काम करना पड़ता है। तो सेम ये भी होता है। तो अपना सेम सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो भी वैसे ही होता है, सबका कंट्रोलिंग करके रखता है कि भाई किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर मैंने एक फिगर भी ड्रॉ किया है। अब आप इसमें देखो, मैंने इसमें बताया है केंद्रिका आवरण। केंद्रिका जो केंद्रक होता है, जो सेल के अंदर ये जो केंद्रक है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है बेटा, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रिका झिल्ली तथा या केंद्रिका आवरण के नाम से जाना जाता है।
अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। ठीक है, इसके जो आउटर लेयर पाई जाएगी इसे क्या कहेंगे, केंद्रिका आवरण। आवरण मतलब ढका हुआ, किसी भी चीज में ना आवरण कर दिया है, मतलब उसके ऊपर ढक दिया है। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर आपको ना कुछ लिक्विड भरा जैसा मिलेगा। मैंने लिक्विड का नाम नहीं लिखा क्योंकि आप इसमें भटक जाएंगे, अभी मैं इसका नाम बता दूंगा। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, और फ्लूइड को भी ध्यान मत दो। अभी इसे देखो, ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है, धागे समान एक संरचना दिख रही है बेटा, ये जो धागे समान संरचना दिख रही है आपको, क्या क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक्चुअली वही है जिससे क्रोमोसोम बनता है। मतलब ये एक धागे के समान संरचना है और ये क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, और इन्हीं से क्रोमोसोम बनता है, जो कि गुणसूत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। जो क्रोमोसोम बनता है उसी में डीएनए आरएनए जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डेटा को सेव करके रखते हैं, और क्या करते हैं, पूरे बॉडी को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी किस तरीके से करते हैं वो हम समझ लेंगे छोटा सा डीएनए आरएनए के बारे में। ठीक है, अब आप देखो ये सेल है। अब मैं बता दूं कि ये इसके अंदर क्या भरा है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। ये एक नाम आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा, हाँ, ये कहीं याद आ रहा है, याद आ रहा होगा भाई, क्योंकि इसका नाम याद आपको करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले कहा था प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को आपने पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म कितने पार्ट में था, 2 पार्ट में था, एक था साइटोप्लाज्म, एक था न्यूक्लियो। एक न्यूक्लियो था, एक साइटो था, ये वाला और ये वाला दोनों। तो मैंने क्या बताया था, जो सेल के अंदर पाया जाएगा, जो सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्यों, क्योंकि सेल का जो नाम है भाई, सेल का नाम क्या है, साइटो ही तो है। ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेल को साइटो ही कहते हैं। इसलिए जो इसमें द्रव्य पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब ये समझ में आया। चलो अब इसके बारे में, क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सेल का जो ये पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और पहले भी बताया हूँ अभी, तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा आराम से समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। जैसे घर में अगर मालिक ना हो और घर में सभी को छोड़ दिया जाए, तो सब अपने मन से काम करने लगेंगे, तो सभी काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जिसकी मर्जी जब करेगा, जिसकी मर्जी नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक मालिक होता है घर में, तो वो क्या करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ना सबको ना सही से नहीं करेगा तो उल्टा सीधा करेगा, है ना। उल्टा सीधा का मतलब मारपीट के करवाएगा, चाहे जैसे करवाएगा, लेकिन करवाएगा। ये भी होता है, इसके पास लाइसेंस इसका मित्र होता है। लाइसेंस तुमसे कहता है जो ज्यादा आंखों करेगा उसको उड़ा दे। ठीक है, मतलब घबराए रहते हैं सब, इसीलिए क्या करता है, इसकी बात सभी मानते हैं। अब ये क्या करता है, मेन होता है। मैंने क्या बताया कि मेन होता है, और ये सेल पर कंट्रोल करता है, और ये बॉडी का फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी को एक बनाने में, एक सेल को क्रिएट करने में। ठीक है, अपने से डबल करने में, एक ही जैसे सेल को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज सेल का जब तक डिवीजन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ जनरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, एक सेल का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से। अब देखो, वो जो क्रोमेटिन था, ये जो धागे के समान संरचना थी बेटा केंद्रक के अंदर, इसे हम लोगों ने क्या बोला था, क्रोमेटिन। इसे क्रोमेटिन बोला था। और ये कैसी संरचना है, धागे के समान संरचना है। धागे के समान संरचना है। ठीक, ये एक धागे के समान संरचना होती है जो उलझी होती है, मतलब ऐसे आपस में उलझा सुलझाता होता है। जब आप इस धागे के समान संरचना जो है, जब आप इसे जूम करने जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखो, इसके अंदर ना सेल का डिवीजन जब हम करवाएंगे तो आपको बताएंगे एक सेल होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, उसके अंदर केंद्रिका जो द्रव्य होता है वो होता है, और एक ऐसे डॉट सा होता है जिसे केंद्रिका कहा जाता है ना। काफी सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग वर्क होता है, तो वो हम आपको बताएंगे। हालांकि अभी हमारा मेन मकसद केंद्र को समझ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्रोमेटिन आप देख रहे हो, ये जो क्रोमेटिन है ये एक्चुअली क्या है,
ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम का एक प्रकार से ग्रुप बना हुआ है। जब आप क्रोमेटिन धागे को जब आप फैलाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा इसमें क्या है, इस क्रोमेटिन में क्या है, इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नाम सुने हो ना, सुनो कि नहीं? इसे हिंदी में बेटा कहते हैं गुणसूत्र, ठीक। और आपको पता है मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक मानव में 23 जोड़ी। 23 जोड़ी क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। ये 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ये मानव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि अगर 23 से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दूसरा प्राणी बन जाएगा, 23 से कम हो जाएगा कोई दूसरा प्राणी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो हम आपको सेल डिवीजन में आप चैप्टर जो आएगा उसमें हम जरूर बताएंगे, ठीक है। अब ये 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, माने अगर हम कहें तो भाई ये 23 जोड़ी जो है इसको हम 46 बोल सकते हैं, 46 क्रोमोसोम। हाँ भाई बिल्कुल बोल सकते हैं। विदाउट अगर पेयर में नहीं रहेगा तो क्या होगा? 46 ही तो होगा नंबर वाइज। अब ये होता कैसे है? तो इसको कहते हैं जो क्रोमोसोम होता है वो दो शेप में मिलता है। क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो मिलता है दो शेप में। दो शेप कैसा होता है? एक शेप होता है एक्स और दूसरा शेप होता है वाई। इन्हीं दोनों शेप में हमको देखने को मिलता है। हालांकि मानव जो होता है, मनुष्य होता है, उसमें दो प्रकार के जो मानव होते हैं उसमें दो प्रकार की कैटेगरी है ना। एक अपना मेल वाली है कैटेगरी, एक कैटेगरी क्या है बेटा? मेल, और दूसरा क्या है? फीमेल, ठीक। मेल में क्या पाया जाता है? मेल में पाया जाता है जो क्रोमोसोम वो एक्स वाई पाया जाता है, और फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। अब आप ये सोच के मत चलना कि जो मेल है उसके अंदर सभी का सभी एक्स वाई पाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जो मेल होता है उसके अंदर सभी का सभी एक्स वाई नहीं पाया जाएगा। जो फीमेल होगा उसके अंदर सभी के सभी एक्स पाए जाए, एक्स वाई एक्स एक्स पाए जाएंगे, लेकिन मेल के अंदर सभी के सभी एक्स वाई नहीं पाए जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होते हैं इनको कहा जाता है बेटा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट निकल के आता है कि 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होता है वो बेटा सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। जो 23वां जोड़ा होता है, अगर आप यहाँ पर देखो, मान लो कि जैसे मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम को बनाऊं, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक। ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्या हुआ? एक एक ऐसे करके हुआ, ठीक। अब ये जोड़े में है, देखो एक एक, ये दोनों आपस में है। जब इनको तुम अलग कर दोगे ना, तुम जब इनको अलग कर दोगे तो एक वाला ऐसे दिखेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से बेटा दिखेगा। तो इनका एक और इसका एक, तो मिलकर दो क्रोमोसोम हो गए। तो ये पेयर्स में जुड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पर आकर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको एक जोड़ा बोला जाता है। ये आपका इस तरीके से होगा, दूसरा इस एक के तरीके से होगा। ये कि समझ लो ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। और फिर आएगा ऐसे मेल का एक, इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, इस तरीके से एक्स बना रहेगा, और मान लो इस तरीके से होगा, ठीक, ये से होगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, सभी क्रोमोसोम के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, पेयर्स बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से होते होते जब आप 23वें जोड़े पर पहुंचोगे, सब में एक सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 23वें जोड़े पर जाओगे तो आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा बेटा? फीमेल का जो है वो देखो, फीमेल का जो है वो कैसे रहेगा? ये मेल और फीमेल का जो है, फीमेल में कैसे होने वाला है ये देखो, ठीक। फीमेल का मान लो इस तरीके से एक्स हुआ, और मेल में क्या होता है? वही जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, जो मेल में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, वो इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से वो गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र इस स्टेप में हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं वाई क्रोमोसोम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इसीलिए मेल का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो वाई का ले लिया गया, क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब आपने एक बात तो देखा होगा कि मेल और फीमेल ना अप्रॉक्स 90% जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। जो उनका बॉडी है वो 90% सेम होता है, उनके ऑर्गन सेम होते हैं 90%। जैसे आपका देख लो, हेयर देख लो, लंबे हैं बाल वो अलग बात है, मेल भी बाल लंबे कर सकता है, लेकिन बाल सेम है, नाखून सेम है, उंगलियां सेम है। अगर लीवर खराब हो गया तो मेल फीमेल का ट्रांसफर हो सकता है, आंखें खराब हो गई तो मेल फीमेल का ट्रांसफर हो सकता है ना, समझ रहे हो ना। और हार्ट खराब हो गया तो रिप्लेस किया जा सकता है। तो 90% जो होते हैं वो सेम होते हैं। बाकी जो 10% में आते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। जो 10% बेटा सेम नहीं होते वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, प्रजनन अंग।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं 10% क्या होता है, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी का बाकी पूरा बॉडी लगभग सेम ही होता है। ठीक है, और ये गुणसूत्र अब हम जरा देख लेते हैं, ये वाई क्रोमोसोम के अंदर से कैसे डीएनए आरएनए इसमें होता है। हालांकि जब पूछा जाएगा कि केंद्रिका के अंदर क्या क्या होता है, तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हो। इसमें डीएनए आरएनए होता है बेटा, डीएनए आरएनए होता है। और इसके अंदर क्या होता है, आपको कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक, गुणसूत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रिका होती है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रिका होती है। केंद्र के अंदर और क्या होता है भाई, तो वो अपना क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है ना, होता है ना भाई, केंद्रिका द्रव्य होता है। तो काफी सारी चीजें पाई जाती हैं केंद्र के अंदर। अब डीएनए आरएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। किस तरीके से, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डीएनए आरएनए। हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे डीएनए आरएनए का, थोड़ा सा अभी के टाइम पे मैं बता दे रहा हूँ डीएनए आरएनए के बारे में। तो चलो अभी बताते हैं क्रोमोसोम जो एक्स वाई का क्या फंडा है भाई, कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ। तो अब आप देखो कि अब मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम को बनाता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो एक्स क्रोमोसोम को बना रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से ज़्यादा छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसे मिटा देता हूँ। मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है। अब जब ये एक्स क्रोमोसोम है, इसे तुम जूम करना शुरू करोगे, तुम इसके एक पॉइंटर को ले लो, इसके एक पॉइंटर को ले लो। जब तुम इसे खींचना शुरू करोगे ना, तो जब इसे तुम खींचना शुरू करोगे तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे तुमने इसे खींचना शुरू किया ना, ये ऐंठने लगेगा ऐसे 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 शेप में। अब ये ऐंठते ऐंठते क्या करेगा बेटा, इस तरीके से जाएगा, फिर थोड़ा दूर में ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब ये डबल होता है, इसमें जो होगा ना, ये डबल डबल लेयर में इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्या होता है बेटा, डबल डबल बनना शुरू हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ चीज का याद दिला दे रहा होगा। आपने एक स्ट्रक्चर इस तरीके का जरूर देखा होगा, इस तरीके का आपने एक स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, वो है डीएनए का, है ना। डीएनए का आपने एक स्ट्रक्चर बेटा जरूर इस तरीके से देखा होगा। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जब क्रोमोसोम को आप जूम आउट करना शुरू करोगे, तब आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। और ये डीएनए क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस को, हमारे बॉडी में जो हमारे पूर्वज से जो हमें डेटाज मिले हैं, जो हमारे मोम डैड से हमें मिले हैं, उनको सेव करके रखता है ये डीएनए। और इसके डीएनए के एक पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा, इस एक पार्ट को जीन बोला जाता है। अब जीन बोला जाता है इसलिए, अब इसमें एक बीमारी भी होती है, तो जीन होता है, इससे एक बीमारी भी होती है। हालांकि जीन क्या होता है अभी समझ लो, जीन एक प्रकार का, इसमें जो होते हैं एक स्टेप बाय एक स्टेप एक डेटा सेव होता है। कई सारे जो जीन्स होते हैं डीएनए में, वो मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए को बनाते हैं, और इसी डीएनए में डेटा को रखा जाता है। अब आप इस चीज़ को काफ़ी बार सुने होंगे, किसी की उंगली 6 हो जाती है, किसी के जो है नाक टिंगा हो जाता है, किसी की बचपन से कोई जन्म से अपाहिज होता है, जन्म से कोई अंधा होता है। तो इसमें एक बीमारी होती है, और वो बीमारी क्या होती है बेटा, अपना बीमारी ये जो है ना, वो क्या है, ये होने वाली जो अपने में बीमारी है वो क्या है, जीनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जीनेटिक डिसऑर्डर। जीनेटिक डिसऑर्डर में मतलब बीमारी वो होती है जिसमें आपका जीन गड़बड़ हो जाए, जीन जो है वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ होने का मतलब है जैसे कि आपके इसमें कोडिंग है कि हाँ भाई 5 उंगली देना है, क्या देना है, 5 उंगली देना है, उसको पता चला 5 में 6 उंगली देना है, तो उसने 6 उंगली कर दिया, क्योंकि उससे जो डेटा मिला वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करप्ट हो चुका है, इसलिए उसे कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा ना, तो बीमारी अलग हो जाएगा, है ना। तो बीमारी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इससे आपको मैं डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। आपको पता है अमेरिका ने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था, अमेरिका ने जापान जो था उसके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था। नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया था। अब वहां पर जब परमाणु बम गिरा था ना, तो वहां पर काफी ज्यादा रेडिएशन फैल गई थी। रेडिएशन कैसे फैली, अब रेडिएशन से थोड़ा सा पहले आते हैं, आप एक्सरे रूम में जरूर गए होंगे। एक्सरे जो रूम होता है वहां पे लोग कहते हैं एक्सरा करवा लो। एक्सरा कहते हैं, एक्सरा नहीं होता बेटा, उसे एक्स रे कहते हैं। रे का मतलब क्या होता है, किरण, रेज, एक्स रे उसे बोला जाता है। और ये एक्स रे जो होता है ये हमारे बॉडी से क्या करता है, आर पार करके चला जाता है। जहां तक इसे मांसपेशियां मिलती हैं, उन मांसपेशियों को भेद कर चला जाता है। जहां पर इसे ठोस मिल जाता है वहीं पे टकरा कर वापस चला आता है, या फिर वहीं पर रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई चीज रखा है, यहाँ पर मांसपेशियों से, ये मांसपेशियों से बना है और ये हड्डियां हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हड्डियां हैं कई सारी। अब यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से वाला तो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ से जो जाएगा वो चला जाएगा।
तो जब स्लेट के पीछे जो स्लेट एक लगाता है ना पीछे, जब आपको खड़ा करता है तो स्लेट लगाता है, तो यहाँ से जो रेजेस देता है तो जो हड्डियों से टकरा जाती हैं वहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन जो हड्डी के पीछे होगा वहां पर क्या होगा, वो रेस आर पार चली जाएंगी, उस स्लेट से चिपक जाएंगी। जब स्लेट पर जाकर टकराएंगी तो उनका फटाक से एक फोटो बन जाता है, उसी को कहा जाता है एक्सरे। जब टूटा होता है ना, जब हड्डी कहीं पर टूट गई होती है तो वहां से जॉइंट्स अलग हो चुके होते हैं। जब जॉइंट्स अलग हो गए थे तो रेस जो होती है, आप समझो ना, किरण बहुत ज्यादा पतली है, कितना बहुत ज्यादा, एकदम सोचा भी नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा पतली है। इतनी पतली होती है कि वो छोटा सा दरार भी मिलेगा ना तो वहां से निकल कर चली जाएगी। आप कोशिश करके देखो, छोटा सा सुई के नोक जितना कभी होल करके देखो, उसमें से भी लाइट एकदम प्रॉपर आएगी, ठीक। तो इसलिए एक्सरेज होता है। लेकिन अब ये क्या होता है, जब परमाणु बम गिरे तो उसमें गामा रेजेस निकलने लगे। अब ये गामा रेजेस बहुत हाई हो गए रेजेस बेटा, ये परमाणु बम में यूज किया जाता है। तो नागासाकी हिरोशिमा पे जब परमाणु बम गिराया गया तो वहां पर रेडिएशन फैल गया। पहले जो आग से तबाही हुई वो तो हुई, लोगों की जो डेथ हुई वो तो हुई, लेकिन वहां पर गिराने के बाद कुछ दूर के एरिया में रेडिएशन फैला जहाँ पर लोग तुरंत मर गए। लेकिन रेडिएशन ऐसा फैलते गया और थोड़ी दूर एरिया में लोग रहने लगे वहां पर, क्योंकि वहां पर आतंक खत्म हो चुका था परमाणु बम की वजह से, जापान ने गिव अप कर दिया था। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रेडिएशन वहां पर फैल तो गई, लेकिन जब वो रेडिएशन गई तो वो तो पता है ना कि तुम रेस के थ्रू जाती है, मतलब एक किरण के प्रकार से जाती है, और वो बॉडी के अंदर गई और निकल गई। लेकिन लोगों को लगा कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन वो रेडिएशन क्या किया, उसके अंदर बॉडी के अंदर जाकर उनके डीएनए को चेंज कर दिया। डीएनए में जो था जीन था, उसके कोडेड को, छोटे छोटे कोड को जो था चेंज कर दिया। अब वो चेंज जब कर दिया, जब उनके संतान हुए, क्योंकि उनके अंदर तो कोई चेंज कर नहीं सकता, अभी हम बन गए हैं तो हमारे अंदर रेडिएशन जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। बिगाड़ेगा किसको, आने वाली संतान को, क्योंकि हमारी बॉडी के जो डेटाज होंगे वो उसके बॉडी में सेव होते हैं डीएनए के थ्रू। और डीएनए जब जाता है, क्योंकि एक जब सेल जाता है तो सभी सेल के अंदर ही डीएनए जाएगा, सेल के अंदर ये जाएगा तभी तो डीएनए जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन जब जाती है तो करप्ट हो जाता है। ये करप्ट हो जाता है तो पता चला हाँ कि पैर लाना था तो पता चला पैर में नहीं लाना है, पैर वाला डेटे खत्म हो गया तो पैर आएगा ही नहीं, गाय वैसे चलेगा, ठीक है। हमने बड़ा हो गया तुम कटवा लो तो बोलो नहीं रेडिएशन में आ गया, है ना, ऐसा नहीं, कटवाने वाला नहीं है। बाद में से किसी की आंखें हैं फिर अंधे हो जाए तो उसका उससे रिलेशन नहीं है, ठीक है, उससे बीमारी होता है मोतियाबिंद वाला। तो समझे ये क्रोमोसोम क्या होता है बेटा। अब जब यहाँ पर देखो तो ये डीएनए होता है, ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और डीएनए होता है। आरएनए क्या होता है, ये डबल हेलिकल होता है, इसमें डबल संरचनाएं पाती है, दो ध्रुवीय होते हैं, एक ये और आरएनए बेटा इसी तरीके से होता है, सिंगल वाला होता है, सिंगल हेलिकल होता है, इस तरीके से वो सिंगल होता है, ठीक। तो डीएनए आरएनए हम आपको अलग से बताएंगे। न्यूक्लियस में बस इतना ही आप अभी के टाइम पे समझो, कभी इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसके बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो अब ये जो सेल होता है, सेल है अपना, इसका टॉपिक अब खत्म होता है। नेक्स्ट आपको कभी और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या, और कभी क्या टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दे, ठीक। तो इसके बाद हम कभी बीच में ले आएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला भी लेकर चले आएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती हैं। आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझना है तो कमेंट में कर दीजिए कि बता दीजिए कि हाँ सर। और वीडियो कैसी लगती है भाई आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक। वीडियो देखते हो और लाइक भी नहीं करते हो और ऐसे ही चले जाते हो, वीडियो देखा करो तो लाइक कर दिया करो। अगर अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा है, दमदार है तो आगे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।